everyone, I welcome you all in my Nursing Medium YouTube channel. So today I am going to discuss regarding acute renal failure. तो बेसिकली किडनी फेलियर एक डिजीज कंडीशन है जिसमें हमारी जो किडनी है वो अपने फंक्शंस को प्रॉपरली नहीं कर पाती है। तो बेसिकली किडनी का फंक्शन क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट आउट करना बॉडी से, यूरिन फॉर्मेशन करना। तो ये जो किडनी की बेसिक फंक्शंस हैं ड्यू टू रिनल फेलियर की वजह से वो नहीं परफॉर्म कर पाएगी। तो हमारा होता क्या है किडनी फेलियर में, उसका जो फंक्शन है वो लॉस हो जाता है। फंक्शन क्या क्या है हमारा? यूरिन फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी और नाइट्रोजनस एंड नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट को वो एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाएगी और जो बेसिकली हमारा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज इन GFR। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो नॉर्मल GFR है वो कितना होता है। तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो GFR है हम लोगों का वो कितना है? 90 to 120 ml पर मिनट। दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो नॉर्मल GFR है वो कितना है, दैट इज 90 to 120 ml पर मिनट। फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आई एम टेलिंग कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, दिस इज अ जनरल ओवरव्यू की डिजीज कंडीशन में होता क्या है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्यूट किडनी इंजरी और रिनल फेलियर का जो बाकी नाम है वो क्या है। तो वो है हमारे पास AKI, दैट इज एक्यूट किडनी इंजरी, एक्यूट रिनल फेलियर, ARF एक्यूट रिनल फेलियर, और इसके अलावा एक्यूट किडनी फेलियर भी बोला जाता है इसको, एक्यूट किडनी फेलियर। तो ये डिफरेंट नाम है बट इनका जो मीनिंग है और जिसका एंड रिजल्ट है दैट विल रिमेन सेम, एक्यूट किडनी इंजरी, किडनी रिनल फेलियर और एक्यूट किडनी फेलियर। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, जो हमारे किडनी के फंक्शंस हैं इनका रैपिड लॉस होता है। इस जो किडनी में डैमेज होगा, अब डैमेज किस वजह से हो सकता है? ड्यू टू द रिटेंशन ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट की वजह से, एक्सेसिव टॉक्सीमिया की वजह से। अगर एक्सेसिव वेस्ट प्रोडक्ट वहां पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे और जो बॉडी है उसको एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाएगी। एंड दूसरी चीज आती है, वेस्ट दो तरह के हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट एंड नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट। तो यूजुअली जैसे हमारी बॉडी है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, हम लोग यूरिन पास आउट करते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट पास आउट होते हैं। लेकिन जब पेशेंट को रिनल फेलियर होता है तो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो पास आउट नहीं हो पाएंगे बॉडी से, जिसकी वजह से पेशेंट को फर्दर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जैसे एजोटीमिया, यूरेमिया। ये कुछ सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो अराइज होते हैं। फर्दर वीडियो में हम आपको भी इसके बारे में बताएंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, या फिर ऐसे कौन कौन से कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं जिसकी वजह से पेशेंट को रिनल फेलियर होता है या फिर किडनी फेलियर होता है। तो उसमें हमारे पास है, सबसे पहला है हमारे पास, अगर हम जैसे पेशेंट बहुत टाइम से कुछ सर्टेन ड्रग्स ले रहा है जो कि नेफ्रोटॉक्सिक है, नेफ्रोटॉक्सिक सर्टेन ड्रग्स नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स हैं, अगर पेशेंट प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से उन ड्रग्स पे है तो डेफिनेटली पेशेंट में गो इन एक्यूट रिनल फेलियर। देन उसके बाद आता है, अगर डी अरेंजमेंट है एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स में तो भी पेशेंट में गो इन रिनल फेलियर। डी अरेंजमेंट इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। देन उसके बाद आता है हमारे पास एक्यूमुलेशन ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट, accumulation of nitrogenous waste। तो पेशेंट में गो इन रिनल फेलियर। अदर देन दैट एसिड एंड बेस डिस्टर्बेंस, लाइक अगर पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ऐसे सर्टेन एसिड बेस डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं तो डेफिनेटली पेशेंट में गो इन रिनल फेलियर। एसिड बेस डिस्टर्बेंसेस, एसिड बेस्ड डिस्टर्बेंसेस के अलावा हमारे पास आता है इलेक्ट्रोलाइट और मिनरल में अगर डिसऑर्डर्स है, अगर इलेक्ट्रोलाइट और मिनरल डिसऑर्डर्स हैं तभी पेशेंट को रिनल फेलियर होगा। और जैसे अगर पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट है, लेकिन इफ पेशेंट इज हैविंग ऑलिग्यूरिया, ऑलिग्यूरिया मीन्स लाइक यूरिन आउटपुट डिक्रीज होना, लो यूरिन आउटपुट, लेस यूरिन आउटपुट है। लेस यूरिन आउटपुट में अब हमारे पास एक
कितना है यूरिन आउटपुट। अगर पेशेंट का थ्रू आउट 24 आवर्स का यूरिन आउटपुट 100 to 400 ml है, 100 to 400 ml पर डे और 24 आवर्स का है, दैट पेशेंट, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, ओलिगोरिया। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यूज क्वेश्चन पेपर आ सकता है कि ओलिगोरिया कितना रहता है। अगर 100 to 400 ml यूरिन आउटपुट है इन 24 आवर्स, दैट इज कैटेगराइज अंडर ओलिगोरिया। एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास एनीयूरिया। एनीयूरिया मीन्स एब्सेंस ऑफ यूरिन आउटपुट। एनीयूरिया में हम अगर बात करें तो कितना यूरिन आउटपुट है, अगर आपका 24 आवर्स का यूरिन आउटपुट इफ इट इज लेस देन 100 ml, तो 100 ml पर डे है अगर यूरिन आउटपुट, तो दैट विल कम अंडर द एनीयूरिया। ये दो पॉइंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को एमसीक्यूज के साइड से आ सकते हैं एग्जाम में कि ओलिगोरिया क्या है और एनीयूरिया क्या है। ओलिगोरिया मीन्स लेस यूरिन आउटपुट 100 to 400 ml, एनीयूरिया मीन्स एब्सेंस ऑफ यूरिन आउटपुट। इफ इट इज लेस देन 100 ml पूरे 24 आवर्स में, तो उसको हम एनीयूरिया बोलेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कॉजेज क्या क्या है एक्यूट इसके रिनल फेलियर के। तो कॉजेज को हम लोगों ने डिवाइड किया है 3 कैटेगरीज में। वो 3 कैटेगरीज क्या है हमारे पास। पहली कैटेगरीज क्या है, हमने किडनी के एनाटॉमिकली उसको डिवाइड किया है। प्री रिनल जो किडनी के ऊपर के कॉजेज हैं, कोई भी कॉज होगा जो किडनी के ऊपर वाले कॉजेज हैं, कोई भी अगर ऐसा रीजन, दैट विल कम अंडर द प्री रिनल। और अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम है दैट इज द इंट्रा रिनल। और अगर किडनी के बाद में कोई इश्यू आ रहा है जैसे यूरेटर में, ब्लैडर में, दैट विल कम अंडर द पोस्ट रिनल कॉजेज। तो अब इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो कॉजेज क्या थे, मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि 3 में डिवाइड किया है। तो पहला है प्री रिनल, सेकेंड है हमारा इंट्रा रिनल एंड थर्ड वन है हमारा पोस्ट रिनल। तो ये 3 कॉजेज हैं हमारे जो कि हमने कैटेगराइज किए हैं। अब इन कॉजेज में फर्दर क्या क्या आता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द प्री रिनल कॉजेज। प्री रिनल कॉजेज में अब हमारे पास सबसे पहला है प्री रिनल। डेफिनेटली नेम इटसेल्फ सजेस्टिंग कि जो किडनी से ऊपर वाला है। किडनी से ऊपर वाले में से एन एग्जांपल, जैसे अगर सर्कुलेटरी वॉल्यूम डिप्लीशन है, मतलब अगर हमारा इनफ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम नहीं है, ये जो ब्लड वॉल्यूम है अगर वो कम है, तो डेफिनेटली किडनी को परफ्यूजन नहीं मिलेगा। सर्कुलेटरी वॉल्यूम डिप्लीशन, जिसकी वजह से रिनल परफ्यूजन डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा वॉल्यूम शिफ्ट। वॉल्यूम शिफ्ट नेक्स्ट इज डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। डेफिनेटली कार्डियक आउटपुट डिक्रीज है तो रिनल परफ्यूजन भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास लास्ट वन है इसका जो प्री रिनल कॉजेज में, दैट इज द डिक्रीज और वेस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन। वेस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से क्या हो सकता है, जो हमारा किडनी है उसको ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट में गो इन द रिनल फेलियर। अब नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रा रिनल कॉजेज। इंट्रा रिनल कॉज, ये जो प्री रिनल थे इसमें हमारे पास 4 थे जैसे आप लोगों ने देखा। नेक्स्ट है इंट्रा रिनल। इंट्रारिनल कॉजेज, इंट्रारिनल कॉजेज मतलब अगर किडनी के बीच में कोई प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम, जैसे कि सबसे पहला आता है हमारा एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। अगर ट्यूबुलर नेक्रोसिस है डेफिनेटली जीएफआर हमारा डिक्रीज हो जाएगा। और जो किडनी फेलियर के इंट्रारिनल कॉजेज हैं उसमें से 75% केसेस ऐसे ही होते हैं जिसमें ट्यूबुलर नेक्रोसिस की वजह से रिनल फेलियर होता है। नेक्स्ट आता है जैसे इसमें बेसिकली होता क्या है, जो ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स हैं वो उनका डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है। इसमें होगा क्या, जो ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स हैं इनका डिस्ट्रक्शन होता है, इनका डिस्ट्रक्शन होगा। डेफिनेटली जब इनका डिस्ट्रक्शन होगा तो जो हमारा रिनल परफ्यूजन है वो कम हो जाएगा और किडनी क्या है हमारी डैमेज होना शुरू हो जाएगी। तो इसकी वजह से
क्या होता है, डिक्रीज renal perfusion and which further leads to the renal failure. So this is how intrarenal causes are leading to renal failure. Next one is हमारा पोस्ट रिनल फेलियर. अब सॉरी, पोस्ट रिनल कॉजेज. पोस्ट रिनल कॉजेज में हमारे पास क्या क्या कॉजेज आते हैं, दैट इज यूरेट्रिक. अगर हमारे यूरेटर में कोई प्रॉब्लम है तो पोस्ट रिनल में हमारे पास क्या है, पोस्ट रिनल में सबसे पहला आता है हमारा यूरेटर का. अगर हम यूरेटर की बात करें तो यूरेटर में अगर कैल्कुलाइज है या फिर ब्लड क्लॉट्स है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होगी और पेशेंट में गो इन रिनल फेलियर. तो कैल्कुलाई एंड सर्टेन ब्लड क्लॉट्स की वजह से. नेक्स्ट आता है हमारा ब्लैडर नेक. ब्लैडर में हमारे पास क्या क्या हो सकता है, सपोज अगर पेशेंट में हैविंग न्यूरोजेनिक ब्लैडर के अलावा हमारे पास क्या आता है, अगर मेल पेशेंट्स में प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी है, प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी. और इसके अलावा हमारे पास और क्या कॉजेज हैं, ब्लड क्लॉट्स है अगर ब्लैडर में, हमारे ब्लैडर नेक में, या फिर ब्लैडर कैंसर है तो ब्लड क्लॉट्स जो ब्लैडर नेक में, क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेंगे वहां पे. और इसके अलावा आता है ब्लैडर कैंसर. सो दीज आर द कॉजेज ऑफ द ब्लैडर, अगर ब्लैडर में कोई इश्यू है तो. इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है यूरेथ्रा में अगर पेशेंट को स्ट्रिक्चर्स हैं तो, स्ट्रिक्चर्स हैं तो. So this is how the post-renal causes are further leading to the acute renal failure. यूरेटर में कैल्कुलाई एंड ब्लड क्लॉट्स, ब्लैडर में न्यूरोजेनिक ब्लैडर, पोस्ट प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, ब्लड क्लॉट्स एंड ब्लैडर जो हमारा नेक है उसमें, देन कैंसर ऑफ द ब्लैडर. एंड यूरेथ्रा में आता है हमारे पास स्ट्रिक्चर ऑफ द यूरेथ्रा. पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द एक्यूट रीनल फेलियर. पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले देखिए जो हमारे सेल्यूलर और प्रोटीन डेब्रिज हैं, मतलब जो डेड सेल्स हैं, वो क्या करते हैं, हमारे टिब्यूल्स में होते हैं. विद इन द टिब्यूल्स वो होंगे. जब वो टिब्यूल्स में रहेंगे तो वो फर्दर क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करते हैं ल्यूमेन में. ल्यूमेन में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेंगे, डेफिनेटली जो ल्यूमेन है वो नैरो हो जाएगा, जिसकी वजह से, नैरो होने की वजह से वहां पे जो इंट्राट्यूबुलर प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाता है, वो इंक्रीज कर जाएगा. इंट्राट्यूबुलर प्रेशर जब हमारा इंक्रीज करता है तो उसका जो रिजल्ट है फर्दर क्या होगा, इट विल अपोजेस द फिल्ट्रेशन प्रेशर. वो फिल्ट्रेशन प्रेशर है, यूजुअली जो चीजें फिल्टर हो रही हैं वो उस प्रेशर को अपोज करेगा. जब फिल्ट्रेशन प्रेशर हमारे को वो अपोज करता है तो उसका जो रिजल्ट है फर्दर क्या होगा, जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा. तो हमारा जो जीएफआर है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किडनी में, दैट इज जीएफआर, वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा. मैंने आप लोगों को पहले ही बताया नॉर्मल जीएफआर इज 90 to 120 ml पर मिनट है, तो वो डिक्रीज हो जाएगा. उसके डिक्रीज होने की वजह से डेफिनेटली जीएफआर डिक्रीज हो रहा है तो हमारा यूरिन आउटपुट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा. पेशेंट में गो इन ओलिग्यूरिया. जब पेशेंट ओलिग्यूरिया में जाएगा, फर्दर जब कंडीशन हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगी तो अल्टीमेटली पेशेंट में गो इन द रिनल फेलियर. तो पेशेंट का जो किडनी है वो डैमेज हो जाएगा, तो पेशेंट कहाँ जाएगा, रिनल फेलियर में. तो जैसे आप लोगों को मैंने बताया पैथोफिजियोलॉजी में जो हमारे ट्यूबुलर हमारे नेक्रोसिस है, वहां पे डेब्रिस इकट्ठे हो रहे हैं, ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो रहा है, तो इसके हमारे पास 3 फेजेस हैं ट्यूबुलर इंजरी के. तो वो 3 फेजेस हमारे पास क्या क्या हैं, ओलिगोरिक फेज, डायरेटिक फेज एंड रिकवरी फेज. हम 1 by 1 उन तीनों फेजेस में को स्टडी करेंगे. जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी में 3 फेजेस होते हैं. तो पहला फेज है हमारा ओलिगोरिक फेज. ओलिगोरिक फेज नेम इटसेल्फ सजेस्टिंग कि हमारा जो यूरिन आउटपुट है वो कम होगा. कितना रहेगा हमारा यूरिन आउटपुट, दैट इज 100 to 400 ml पर डे. सॉरी गलत हो गया था, पर डे यूरिन आउटपुट हमारा
100 to 400 ml रहेगा। और ये कितने दिन के लिए रहता है ये फेज, दैट इज 10 to 14 डेज के लिए। बट समटाइम्स इन सम इंडिविजुअल्स वो वेरी करता है, तो कितना फर्दर रहता है, 1 day to 8 weeks तक फर्दर वो एक्सटेंड हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा डायूरेटिक फेज। डायूरेटिक फेज नेम अगेन इट्स नेम इज सजेस्टिंग कि जो पेशेंट का पहले ऑलिगोरिक फेज था, मतलब यूरिन आउटपुट कम थी, अब यहाँ पे जो यूरिन आउटपुट है वो वापस आ जाएगी पेशेंट की। तो इसमें क्या रहता है, लेकिन जो यूरिन आउटपुट है वो वापस कैसे आएगी, ग्रेजुअल और एब्रप्ट रिटर्न होता है हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का। तो जिसमें पेशेंट का यूरिन आउटपुट है दैट इज 1000 to 2000 ml पर डे रहेगा। और इसमें जो पेशेंट है, इस फेज में पेशेंट में फील डिहाइड्रेटेड, पेशेंट डिहाइड्रेटेड फील करेगा। और इसका ड्यूरेशन कितना है इस फेज का, दैट इज 3 to 4 months, 3 से 4 महीने तक ये फेज रहता है। नेक्स्ट है हमारा रिकवरी फेज। रिकवरी फेज बेसिकली देखो नाम से ही पता चल जाता है कि जो चीजें हैं वो रिकवर हो रही हैं। अब रिकवरी फेज में हमारा होगा क्या, जो यूरिन आउटपुट है वो ग्रेजुअली रिटर्न करता है, यूरिन आउटपुट नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाता है हमारा जो यूरिन आउटपुट है। लेकिन इस फेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, जो हमारा सीरम क्रिएटिनिन लेवल है और जो हमारा यूरिया लेवल है वो अभी भी इंक्रीज रहेगा, कुछ दिन के लिए वो इंक्रीज रहता है, देन उसके बाद वो नॉर्मल आएगा, लेकिन कुछ टाइम तक वो इंक्रीज रहता है हमारा। तो दीज आर द 3 phases ऑफ द एक्यूट ट्यूबुलर इंजरीज। नेक्स्ट है हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स, क्या क्या रहेंगे अगर पेशेंट को हमारे रीनल फेलियर है। तो साइन एंड सिम्टम्स बेसिकली देखिए, डेफिनेटली अगर पेशेंट को रीनल फेलियर है तो पेशेंट यूरिन आउटपुट कम होगा, देन उसके बाद यूरिन आउटपुट कम है तो यूरिन बॉडी में हमारे फ्लूइड एकमुलेट हो रहा है, तो डेफिनेटली पेशेंट का जो वेट है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पेशेंट का सबसे पहले वेट गेन होगा, क्योंकि फ्लूइड एकमुलेट हो रहा है बॉडी में, वेट गेन होगा। देन उसके बाद पेरिफेरल एडिमा होगा पेशेंट को, एजोटीमिया होगा। जितना एजोटीमिया क्यों होगा, क्योंकि बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट बहुत ज्यादा एकमुलेट हो रहा है, पेरिफेरल एडिमा होगा पेशेंट को, पिटिंग एडिमा होगा। देन उसके बाद आता है हमारे पास पेशेंट को एजोटीमिया होगा, मींस नाइट्रोजनस वेस्ट एकमुलेट होना शुरू हो जाएंगे हमारे ब्लड में। देन एनोरेक्सिया, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी। एनोरेक्सिया होगा पेशेंट को। देन पेशेंट में फील नॉजिएटेड एंड वॉमिटिंग, पेशेंट को नॉजिया वॉमिटिंग फील होगा। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास पेशेंट को जनरलाइज बॉडी वीकनेस भी फील होगी, एंड पेशेंट में समटाइम्स पेशेंट में हैव मायोक्लोनिक जर्क्स आल्सो। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मायोक्लोनिक जर्क्स पेशेंट को होंगे ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस की वजह से ही पेशेंट को सीजर्स भी आ सकते हैं। पेशेंट में एक्सपीरियंस सीजर्स ऑल्सो। देन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से पेशेंट में गेट कंफ्यूज ऑल्सो, कंफ्यूजन के बाद आता है पेशेंट में गो इन कोमा ऑल्सो, एंड देन एस्ट्रेक्सिस भी हो सकता है, मीन्स फ्लैपिंग ट्रैमर्स भी हो सकते हैं पेशेंट को, कोमा एस्ट्रेक्सिस होगा पेशेंट को। देन उसके बाद आता है जो पेशेंट का यूरिन कलर है, हमें यूरिन के कलर पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होगी, तो जो पेशेंट का यूरिन है दैट विल बी ऑफ द कोला कलर यूरिन। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट पेशेंट का जो यूरिन कलर है दैट इज ऑफ कोला कलर। कोला कलर यूरिन होगा, डेफिनेटली डिक्रीज यूरिन आउटपुट होगा। क्योंकि रिनल फेलियर है पेशेंट को, एंड देन एक्सेसिव जो पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड एकमुलेट हुआ है उसकी वजह से जो पेशेंट है दैट पेशेंट में एक्सपीरियंस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पेशेंट में एक्सपीरियंस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। देन इसके अलावा जो हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स है वो है, फर्दर साइन एंड सिम्टम्स हमारे पास आते हैं, लाइक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है पेशेंट, और इसके अलावा फ्लूइड रिटेंशन होगा बॉडी में, पेशेंट हाइपरटेंसिव भी होगा, हाइपरटेंशन होगा पेशेंट को। हाइपरटेंशन, देन
टैकीकार्डिया होगा पेशेंट को, कार्डिक रिदमियाज हो सकते हैं, टैकीकार्डिया, देन कार्डियक, देन पेशेंट में हैव अ कार्डिक एरिथमियाज, एरिथमियाज होगा पेशेंट को। देन उसके बाद पेशेंट को कॉस्मल रेस्पिरेशन होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कॉस्मल रेस्पिरेशन। कॉस्मल रेस्पिरेशन में बेसिकली होता है क्या है, पेशेंट हाइपर वेंटिलेट करता है। हाइपर वेंटिलेट करेगा क्यों, क्योंकि कॉस्मल रेस्पिरेशन होती किस केस में है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के केसेस में होती है। जब भी पेशेंट एसिडोसिस में जाएगा तो वो हाइपर वेंटिलेट करना शुरू कर देता है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि कॉस्मल रेस्पिरेशन में पेशेंट क्या करता है, हाइपर वेंटिलेट करता है पेशेंट। किस कंडीशन में होता है पेशेंट, किस कंडीशन में देखने को मिलेगा आपको, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के केस में, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के केस में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसके अलावा पेशेंट में एक्सपीरियंस, पेशेंट में है, अगर हम उसका ब्लड सैंपल भेजते हैं तो आपको देखने को मिलेगा पेशेंट को हाइपर कैलीमिया, हाइपर कैलीमिया मीन्स कि जो पेशेंट का सीरम पोटेशियम लेवल है वो इंक्रीज होगा। अगर आपका सीरम पोटेशियम लेवल है जो अगर वो इंक्रीज है तो आप लोगों को पेशेंट का ईसीजी पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि पेशेंट का जो ईसीजी है उसमें टॉल टी वेव होगा, टॉल टी वेव, देन वाइड QRS कॉम्प्लेक्स। सो दीज ईसीजी चेंजेस यू नीड टू बी टेकन केयर, ये आप लोगों को देखने हैं ईसीजी में कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो जब भी आप लोगों के पेशेंट का, अगर आप एबीजी करके पेशेंट का पोटेशियम लेवल चेक कर रहे हैं या फिर आप लैब वैल्यू से चेक करवा रहे हैं, अगर वहां पे पेशेंट को हाइपर कैलीमिया आया है तो आप लोगों ने पेशेंट का इमीडिएटली ईसीजी करना है कि कहीं पेशेंट का टॉल टी वेव तो नहीं आ रहा है। मतलब सिम्टोमेटिकली भी पेशेंट को, क्लिनिकली भी पेशेंट को एनालाइज करना है, चेक करना है। देन उसके बाद आता है हमारे पास हाइपर फॉस्फेटीमिया। फॉस्फेट लेवल भी हमारे पेशेंट के इंक्रीज होंगे। अब ये तो था हाइपर वाली कौन सी चीज होंगी कि हाइपर कैलीमिया, हाइपर फॉस्फेटीमिया। अब हाइपो में, हाइपो कौन सा जाएगा, जो पेशेंट का सीरम कैल्शियम लेवल है, जो पेशेंट का सीरम कैल्शियम लेवल है वो डिक्रीज होगा, तो पेशेंट क्या जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया में। अब नेक्स्ट है हमारे पास डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस। डायग्नोस्टिक स्टडीज में हम सबसे पहले नॉर्मली हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉरमोस्ट हमारी प्रायोरिटी रहती है हिस्ट्री कलेक्शन की। हिस्ट्री कलेक्शन की हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, पेशेंट का जो डाइटरी पैटर्न है वो कैसा है, या पेशेंट डायबिटिक है, पेशेंट हाइपरटेंसिव है, ये सारी हिस्ट्री हम कलेक्ट करेंगे। इसके अलावा हम प्री रिनल, इंट्रारिनल एंड पोस्ट रिनल कॉजेज, अगर है कोई प्रीवियस हिस्ट्री पेशेंट की ऐसी, वो सारी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। देन वी विल गो फॉर द फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में डेफिनेटली पेशेंट को कॉस्मल रेस्पिरेशन ऐसा कोई सिम्टम तो नहीं है, या फिर जनरलाइज बॉडी, जो पेशेंट को एडिमा है, बॉडी वेट कितना है पेशेंट का, फ्लक्चुएशन कितना है पेशेंट के बॉडी वेट में, ये सारी चीजें हम चेक करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारा लैब स्टडीज। लेबोरेटरी में हम लोग क्या क्या करवाते हैं, जो पेशेंट का लैब स्टडीज में हम सीरम वैल्यूज चेक करवाएंगे, सीरम केराटिनिन, फिर हम यूरिया चेक करवाएंगे, यूरिया, केराटिनिन, देन ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, ये सारे हम जितने भी नाइट्रोजनस प्रोडक्ट, इनको सबको हम ब्लड टेस्ट करवाएंगे इन सबके लिए। नेक्स्ट है हम पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। ब्लड प्रेशर वी विल मॉनिटर। ब्लड प्रेशर डेफिनेटली पेशेंट हाइपरटेंसिव आएगा, पेशेंट में हैविंग हाइपरटेंशन। देन नॉर्मली हम जो रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट करेंगे, रूटीन यूरिन एग्जाम हम कंडक्ट करेंगे। रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन में प्रेजेंस ऑफ शुगर हम चेक करते हैं और एल्ब्यूमिन, प्रेजेंस ऑफ शुगर और
एल्ब्यूमिन हम चेक करेंगे। देन इसके अलावा हम रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम पेशेंट का अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे इन ऑर्डर टू रूल आउट कि कोई किडनी में प्रॉब्लम है या कहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, क्लॉटिंग वगैरह, इन सब चीजों को चेक करने के लिए सीटी स्कैन करेंगे, एमआरआई करेंगे हम पेशेंट का। देन उसके बाद स्टिल अगर हमारे पास कोई भी कॉज, हमारे पास कोई रीजन फाइंड आउट नहीं हो रहा है, देन वी विल गो फॉर द रीनल बायोप्सी। हम टिश्यूज लेंगे रीनल के, किडनी के, देन उसको हम बायोप्सी के लिए सेंड करेंगे इन ऑर्डर टू रूल आउट फर्दर कोई एडवांस कॉजेज तो नहीं है, इन चीजों को देखने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैनेजमेंट। नेक्स्ट मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है हमें हाइपरटेंशन को करेक्ट करना है और कंट्रोल करना है। लाइक इफ पेशेंट इज हैविंग अ हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फ्लूइड और सोडियम रिस्ट्रिक्शन करना है। फ्लूइड एंड सोडियम रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि फ्लूइड और सोडियम रिस्ट्रिक्शन अल्टीमेटली और ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से जो हमारा कंडीशन है वो और ज्यादा वर्स होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास डायरेटिक्स। डायरेटिक्स पेशेंट को देते हैं, जैसे लेसिक्स वगैरह पेशेंट को दिए जाएंगे ताकि उसका यूरिन आउटपुट मेंटेन किया जा सके, बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पेशेंट को दिए जाएंगे। तो दिस इज हाउ वी कैन कंट्रोल द हाइपरटेंशन और करेक्ट द हाइपरटेंशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास इफ पेशेंट इज हैविंग, पेशेंट को अगर हाइपोवॉलेमिया या फिर हाइपरवॉलेमिया है तो हाइपो और हाइपरवॉलेमिया। हाइपो और हाइपरवॉलेमिया में हम लोग ये देखेंगे कि पेशेंट मॉनिटर करेंगे पेशेंट को फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस के लिए या फिर फ्लूइड वॉल्यूम डिप्लीशन है उसके लिए। देन उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डेली वेट मॉनिटर करना है, डेली वेट चेक होगा पेशेंट का। देन नेक्स्ट हमारे पास हमने इलेक्ट्रोलाइट्स को डेली इवेल्युएट करना है। अगर पेशेंट हमारा हॉस्पिटलाइज्ड है तब हम डेली करते हैं, अगर पेशेंट हॉस्पिटलाइज नहीं है तो हम रूटीनली उसके इलेक्ट्रोलाइट्स को चेक करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स मॉनिटरिंग। सो दिस इज हाउ वी कैन करेक्ट दिस हाइपो एंड हाइपरवॉलेमिया, और इनको हम मॉनिटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपोवॉलेमिया। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरकैलेमिया। मीन्स अगर पेशेंट का जो पोटेशियम लेवल है अगर वो इंक्रीज है तो हम उसको कैसे ठीक करेंगे। हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया में हम क्या करते हैं, हाइपरकैलेमिया में जैसे देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि पेशेंट का जो ईसीजी चेंजेस है, टॉल टी वेव होता है, वाइडन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है। अब इसमें जो हमने करना है वो क्या क्या करेंगे, सब पेशेंट को सोडा बाइकार्ब देंगे। पेशेंट को सोडा बाइकार्ब दिया जाएगा क्योंकि इस एसिडोसिस की वजह से भी पेशेंट का जो पोटेशियम लेवल है समटाइम्स वो इंक्रीज रहता है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। देन इसके अलावा डेक्सट्रोज देंगे हम पेशेंट को विद इंसुलिन, उसमें इंसुलिन डाल के दिया जाता है। डेक्सट्रोज को इंसुलिन इन्फ्यूजन देंगे। इससे क्या होता है, जो हमारा इंट्रासेल्यूलर जो हमारा पोटेशियम है वो नॉर्मल रेंज में आना शुरू हो जाएगा और एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो हमारा पोटेशियम लेवल है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो वापस इनसाइड द सेल पोटेशियम जाना शुरू हो जाता है। देन नेक्स्ट है हमारे पास डायलिसिस। हम पेशेंट को डायलिसिस के लिए भेज सकते हैं। आफ्टर डायलिसिस हमारे पास और हम क्या क्या कर सकते हैं, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन। अगर जो फूड आइटम्स, डाइटरी आइटम्स रिच इन पोटेशियम है, हम वो डाइटरी आइटम्स को रिस्ट्रिक्ट करेंगे पेशेंट को। देन उसके बाद आता है हमारे पास के बाइंडर सेशेज आते हैं, हम पेशेंट को के बाइंड दे सकते हैं। अगर पेशेंट ओरली ले रहा है तो हम ओरली देंगे, अदरवाइज अगर पेशेंट एनजी ट्यूब फीडिंग पे है तो एनजी ट्यूब फीडिंग के थ्रू के बाइंड हम पाउडर को लिक्विड पानी में डाइल्यूट करके पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है लो पोटेशियम डाइट। कोई भी ऐसा डाइटरी कोई भी ऐसा फूड जो
रिच इन पोटेशियम है तो हम उसको अवॉइड करेंगे। से एन एग्जाम्पल जैसे टेंडर कोकोनट वाटर हो गया, उसमें जो पोटेशियम का लेवल है वो इंक्रीज रहता है, तो हमें कोकोनट वाटर नहीं देना है पेशेंट को। अदर देन दैट हमारे पास जैसे बनाना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन आ चुका है क्वेश्चन पहले कि विच आइटम जो है हमारे पास रिच इन पोटेशियम है, तो इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास आते हैं बनाना, देन टेंडर कोकोनट, कच्चा नारियल जो होता है, सो ये है हमारे पास जिसमें हाई पोटेशियम होता है। तो ये कुछ राइट्स हैं जो हमने रिस्ट्रिक्ट करनी है। अदर देन दैट हमारे पास हमारे पेशेंट को हाइपर फॉस्फेटीमिया है, हाइपर फॉस्फेटीमिया है, तो हाइपर फॉस्फेटीमिया के लिए हम लोग क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और फॉस्फेट बाइंडर, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और फॉस्फेट बाइंडर्स। वो फॉस्फेट के साथ बाइंड करके उसको रिमूव आउट करता है बॉडी से। देन इसके अलावा हम पेशेंट के पास हाइपोकैल्सीमिया, अगर पेशेंट का कैल्शियम लेवल कम है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, डेफिनेटली अगर पेशेंट हाइपोकैल्सीमिया में है, कैल्शियम लेवल कम है, हाइपोकैल्सीमिया वाले पेशेंट को हम कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हैं एंड विटामिन डी के सप्लीमेंट दे सकते हैं। कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हैं सपोज अगर पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड है। नॉर्मली हम पेशेंट को क्या करते हैं एडवाइस कि शेल्कल टैबलेट्स होती हैं जो वो देते हैं, या फिर कैल्शियम टैबलेट जो नॉर्मली हमारे पास आते हैं, हम कैल्शियम टैबलेट देते हैं पेशेंट को अलॉन्ग विद विटामिन डी सप्लीमेंट्स। तो सप्लीमेंट्स देंगे हम पेशेंट को कैल्शियम एंड विटामिन डी के। नेक्स्ट है हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस को हम कैसे ट्रीट करेंगे, इसमें हम पेशेंट को सोडा बाइकार्ब एडमिनिस्टर करते हैं। तो हम पेशेंट को सोडा बाइकार्ब एडमिनिस्टर करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास, हमारे पेशेंट को एनीमिया होगा क्योंकि हमारा जो एरिथ्रोपोइटिन है वो हमारी बॉडी में कम होगा क्योंकि पेशेंट को रिनल फेलियर है। जब एरिथ्रोपोइटिन कम होगा तो डेफिनेटली जो हमारा ब्लड प्रोडक्शन है वो नहीं होगा। तो पेशेंट अगर एनीमिक है तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को आयरन टैबलेट्स देंगे, आयरन सप्लीमेंट्स देंगे और ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट की पेशेंट का एचबी कितना है उसके अकॉर्डिंग हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं। इन सब के अलावा हम पेशेंट को एरिथ्रोपोइटिन अल्फा इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। एरिथ्रोपोइटिन अल्फा इंजेक्शन हम पेशेंट को सबक्यूटेनियसली लगाते हैं। वंस अ वीक इसका डोज रहता है, पेशेंट को एक हफ्ते में एक बार जाएगा, तो वो हम पेशेंट को लगाएंगे। तो एरिथ्रोपोइटिन अल्फा पेशेंट को लगाएंगे। देन इफ पेशेंट इज हैविंग इन्फेक्शन, तो हम इन्फेक्शन को कैसे ट्रीट करेंगे, इन्फेक्शन के लिए हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स स्टार्ट कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स में भी हमें ध्यान रखना है कि एंटीबायोटिक्स वो वाले नहीं देने हैं जो पेशेंट को फर्दर और रिनल डैमेज करें। फॉर एग्जांपल जैसे पिप्रेसिलिन टेजोवेक्टम है तो वो हमारे किडनी को और ज्यादा डैमेज करता है, तो उस चीज का भी ध्यान रखना है कि डोज उसका जितना प्रिस्क्राइब्ड है उसको दें, कैलकुलेट करके डोज देना है पेशेंट को। देन उसके अलावा हमारे पास न्यूट्रिशनल स्टेटस पेशेंट का मेंटेन करके रखना है। तो न्यूट्रिशनल स्टेटस में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास एक पॉइंट है, दैट इज हाई कैलोरी डाइट। पेशेंट को हाई कैलोरी डाइट देनी है और लो प्रोटीन डाइट देनी है। हाई कैलोरी एंड लो प्रोटीन डाइट एंड सोडियम रिस्ट्रिक्ट करना है, पोटेशियम भी हमें लिमिटेड करना है, पोटेशियम और सोडियम हमें रिस्ट्रिक्ट करना है और फ्लूइड को भी कंट्रोल्ड अमाउंट में देना है क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट का रिनल डैमेज है, यूरिन आउटपुट आ नहीं रहा है। अगर हम ओवर फ्लूइड देंगे तो डेफिनेटली पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन ज्यादा हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटायर एक्यूट रिनल फेलियर। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को अच्छे से सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।